वेलकम ऑल ऑफ यू। हमारा आज ये टॉपिक जो है ज़रा थोड़ा सा कुछ थोड़ा हटके हमने इसका इंतखाब किया है, क्योंकि ये हटके भी है और लेकिन बहुत ज़्यादा ये कॉमन भी है एट द सेम टाइम। और बहुत से इसमें ऐसे ये मुझे आपके पार्टिसिपेंट्स की तरफ से भी एक रिक्वेस्ट आई थी और मैंने खुद भी नोट किया कि हमारे असातिज़ा जो हैं और इवन स्कूल प्रिंसिपल्स भी और बहुत से ऐसे लोग जो कि एजुकेशन के साथ वाबस्ता हैं, उनके लिए ये समटाइम्स चैलेंजिंग एक एरिया है, क्योंकि हमारा ताल्लुक इंसानों के साथ है और बच्चों के साथ है, और बच्चे समटाइम्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल भी होते हैं। तो वी शुड बी नॉलेजेबल एंड अवेयर, और हमें कुछ ना कुछ ज़रूर पता होना चाहिए उसके बारे में। ये सेशन को आप इस तरह समझें कि ये कोई एक उस तरह हम नहीं उसको लेंगे जिसमें कि एक उनकी मेडिकल साइड या जो उनकी साइकोलॉजिकल एक साइड है उस डायमेंशन पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो एक क्लिनिकल साइड की बात हो जाती है और इसमें हम क्लिनिकल एरियाज को एड्रेस नहीं करेंगे। हम ओवरऑल जो एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में उनके इश्यूज हैं और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, और फिर हम एक कुछ आगे उसके जो असाइनमेंट है उसके ऊपर भी हम बात जो है वो करेंगे। तो जो ओवरऑल आज के सेशन में मैं समझती हूँ कि हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि पहले तो हम अंडरस्टैंड करें कि स्लो लर्नर्स होते कौन हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी किस किस्म के होते हैं या किस किस्म के बच्चे होते हैं जो कि हमारी क्लासरूम्स में हमें नज़र आते हैं, अक्सर हमारे लेसन्स का पार्ट होते हैं, हमारी क्लासेस का पार्ट होते हैं। फिर हम देखें कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए हम इन बच्चों की भी प्रोग्रेस जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। क्या तरीक़ाकार है कि हम ओवरकम करें वो चैलेंजेस एज अ टीचर, एज अ एजुकेशनल लीडर, ताकि ये बच्चे भी उसी पेस पे काम कर सकें जिस पे हमारे बाकी बच्चे काम करते हैं, जो जिनको हम स्लो लर्नर की कैटेगरी में नहीं लाते। और फिर हम एक टीचिंग प्लान के ऊपर बात करेंगे जो कि एक प्रोजेक्ट मैंने डिज़ाइन करने की किया है आप लोगों के लिए, और उसके ऊपर जो है वो फिर नेक्स्ट वीक में आप लोगों के पास टाइम होगा तो उस पर हम बात करेंगे कि किस तरह वो करना है। अब हमारे पास एक और प्लेटफॉर्म भी मैंने इसीलिए क्रिएट किया है, दैट इज़ गूगल क्लासरूम, क्योंकि अभी हमारा जो फैल्कनरी सॉल्यूशंस का प्लेटफॉर्म है उस पर ये क्लासरूम की जो डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्शन है वो भी इन प्रोसेस है। वंस इट इज़ रेडी तो फिर हम अपने फैल्कनरी के प्लेटफॉर्म पे ही ये क्लासरूम भी डिज़ाइन इंशाल्लाह हो जाएगा, तो हमें उसकी ज़रूरत गूगल क्लासरूम की नहीं रहेगी, बट उसमें ज़ाहिर है कुछ वक्त दरकार है। मैं ये चीज़ें इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि ये फ्यूचर के लिए हमारे माइंड में सबके रहे। तो पहले हम देखते हैं कि स्लो लर्नर्स जो हैं वो कौन है। मैं आपसे भी थोड़ा सा बाद में इसके ऊपर हम एक डिस्कशन करेंगे और मैं मालूम करना चाहूँगी कि आपके किस तरह के स्लो लर्नर्स जो हैं वो आपके पास होते हैं, और उसमें वैरायटी होती है, ऑफ कोर्स एक तरह के नहीं होते, हर बच्चा मुख्तलिफ होता है। और इसमें ये बात एक ज़रूर याद रखें कि स्लो लर्नर को आप एज ए डिसेबिलिटी काउंट नहीं करते। ये एक रूल याद रख लें कि स्लो लर्नर को उस कैटेगरी में आप नहीं डालेंगे जिसमें कि आप एक डिसेबल बच्चे को या जिसको कोई डिसेबिलिटी है या कोई मेंटल इलनेस है उसमें नहीं आप उसको डालेंगे। स्लो लर्नर की अलग कैटेगरी होती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या किस कैटेगरी में वो फॉल होते हैं। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है कि कौन हु आर स्लो लर्नर्स। स्लो लर्नर इज अ चाइल्ड ऑफ लोअर देन एवरेज इंटेलिजेंस। उसकी थोड़ी सी जो इंटेलिजेंस या आईक्यू लेवल जिसको हम कहते हैं वो आम रेगुलर बच्चों से या नौ बच्चों से थोड़ा सा कम होता है। Such children are so designated despite the fact that a somewhat lower than average IQ does not necessarily imply slow learning. यानी कि उन बच्चों को हम
जो जिनको हम थोड़ा सा बिलो एवरेज काउंट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो लर्निंग में बहुत ज़्यादा पीछे हों, या उनको हम ऐसे डाल दें कि जी वो बिल्कुल ही कुछ नहीं सीख सकते, या उनको कोई ऐसी इलनेस है या कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। और बट स्लो लर्नर्स आर डेफिनेटली पार्ट ऑफ एवरी क्लासरूम, और 15 से 17% जो बच्चे होते हैं ये एवरेज स्कूल पॉपुलेशन का हिस्सा होते हैं हमारे स्कूलों में, मे बी ज्यादा मे बी कम, लेकिन ये अराउंड अराउंड एवरेज वो है। और इसमें बहुत सी डेफिनेशंस और भी हैं, इट्स जस्ट वन ऑफ देम। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्लो लर्नर्स की, कि स्लो लर्नर जब काम करते हैं तो वो उनके अंदर क्या किस किस्म की खसूसियात, या हम उन्हें आइडेंटिफाई करें अपने क्लास में तो किन बेसिस पे करें, क्या कैसे हमें पता चलेगा कि ये बच्चा एक स्लो लर्नर है। उसकी जो फंक्शंस हैं यानी जो एबिलिटी है काम करने की, वो उन बच्चों से जो कि क्लास में बहुत से काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जैसे कि जल्दी से बच्चे ने लिख लिया, जल्दी से बच्चे ने जो है वो आपके क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर दिया, बच्चे ने जल्दी से रीडिंग करके आपको सुना दी, या कुछ लिखना था तो लिख लिया। उस बच्चे से इस बच्चे की स्पीड जो है वो थोड़ी कम होगी, स्लो होगी, वो देर में काम करेगा। उसको डिफिकल्टी होगी मल्टी स्टेप डायरेक्शंस में। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक टीचर क्लास में जाता है और वो कहता है या कहती है कि पेज नंबर 72 गो टू पैराग्राफ नंबर 3 एंड स्टार्ट रीडिंग लाइन नंबर 4। अब ये जो मल्टी स्टेप डायरेक्शंस हैं ये उस बच्चे के लिए समझना और उसको प्रोसेस करना उसको लिए डिफिकल्ट होगा। वो इतनी क्विकली नहीं करेगा जैसे कि आपका कोई वैसा बच्चा जिसको ये डिफिकल्टी नहीं है उसको वो करेगा। तो उस बच्चे को हम यूजुअली ऐसे बच्चों को हम लेबल कर देते हैं और कह देते हैं कि ये नालायक है, या ये स्टूपिड है, या इसको तो कुछ आता नहीं है, ये बेवकूफ है। इस तरह के अल्फाज हम बच्चों के लिए, इवन बच्चों के सामने भी असातिज़ा जो है वो यूज कर रहे होते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग, और हम उन्हें इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, हम बायस्ड होते हैं इस मामले में, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बच्चे को बहुत बुरी तरह लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। इसके ऊपर हम बाद में डिटेल में भी बात करेंगे कि ये किस तरह की चीज है। फिर ये कि वो बच्चा जो स्लो लर्नर है लिव्स इन द प्रेजेंट, उसके पास लॉन्ग रेंज या फ्यूचर के कोई गोल्स बनाने की अभी उसमें सेंस डेवलप नहीं हुई है। जैसे कि आप बच्चों से ये पूछें कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, या तुम्हारे क्या एम्बिशंस हैं, या तुम्हारे क्या ड्रीम्स हैं, तुम्हारे क्या ख्वाब हैं, या तुमने क्या कोई गोल्स सेट किए हैं, तो इस बारे में वो आपको शायद कोई प्रॉपर मुस्बित जवाब ना दे सके, क्योंकि उसके माइंड में ये चीजें अभी नहीं है। वो आज इसी वक्त में प्रेजेंट में जो है वो उसका माइंड अभी वर्क कर रहा है। जो उसकी प्रोसेस फ्यू इंटरनल स्ट्रेटजीज जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स या ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो उसमें से कुछ ही को प्रोसेस कर पाता है, सारी चीजों को प्रोसेस नहीं कर पाता। ऐसे बच्चों का अटेंशन स्पैन या इंटरेस्ट स्पैन बहुत शॉर्ट होगा, यानी वो क्विकली डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चा, और उसकी डिस्ट्रैक्शन का लेवल बहुत ज्यादा होगा और फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा होगी। यानी आपने उसको कोई बात की और एकदम से थोड़ी सी फौरन ही वो विद इन स्प्लिट अ सेकेंड उसका ध्यान कहीं और चला जाएगा, वो आपकी बात को नहीं सुनेगा। तो उसके अटेंशन स्पैन और इंटरेस्ट स्पैन छोटे होते हैं, और वो इजीली डिस्ट्रैक्टेड होगा, और डिस्ट्रैक्शन जो है जिसकी वजह से वो फोकस नहीं कर पाएगा, कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएगा, क्विकली लर्न नहीं कर पाएगा। इनएबिलिटी टू एंगेज इन रोट लर्निंग। अब ये बात जो है ना ये बहुत वाइटल है, क्योंकि पाकिस्तान में मेमोराइजेशन के ऊपर बहुत फोकस है स्कूल्स में, और स्पेशली जो ये छोटे इलाकों के स्कूल्स होते हैं वो मेनली क्योंकि वहाँ पे इसी के ऊपर ही काम ज्यादा किया जा रहा होता है, तो उसमें यही है कि वो रोट लर्निंग में, क्योंकि जब आप कहते हैं कि उसको ये याद करके आओ या मुझे याद करके ये सुनाओ, वहां वो नहीं कर पाता या परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि वो रोट लर्निंग पे उसका ब्रेन नहीं वर्क कर रहा। उसको फैक्ट्स को मेमोराइज करना
डेट्स याद रखना, टेबल्स याद रखना, इसी तरह दूसरी जो वर्ड्स की स्पेलिंग्स याद रखना, डिक्टेट करके उससे कोई काम कहना कि जी ये डिक्टेशन है, अब तुम स्पेलिंग्स लिखो, जैसे स्कूल्स में डिक्टेशन होती है। ये सब चीज़ें उसके लिए करना जो है वो मुश्किल है। ये उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्लो लर्नर्स की, जिससे आप इजीली पिक्चर कर सकते हैं कि स्लो लर्नर जो है वो किस किस्म का बच्चा है। और ये लाजमी आपकी क्लास में इस किस्म के कुछ ना कुछ बच्चे जरूर होंगे। यूजुअली हम देखते हैं कि उसके, अगर हम गौर करें कि उसके कॉजेज क्या हैं, क्यों स्लो लर्नर्स क्यों पैदा होते हैं, ये होती है ये स्लो लर्निंग। कुछ तो बायोलॉजिकल वीकनेसेस भी हो सकती हैं, इनहेरिटेड है या फैमिली में किसी को था तो बच्चे में भी आ गई, उसकी कोई बॉडी फिजिकली उसके अंदर ये बायोलॉजिकली ट्रांसफर हो गई। कुछ फिजिकल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, हो सकता है उसको कोई बचपन में बीमारी रही हो या उसकी बॉडी में कोई फिजिकल डिफेक्ट हो, हाथ में, पाँव में, सेंसेस में, कुछ भी हो सकता है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। पॉवर्टी एक बड़ा कॉमन फैक्टर है, और घर की खराब इकोनॉमिक कंडीशंस जो कि पाकिस्तान के स्पेशली जो रूरल एरियाज हैं या जिस तरह के इलाकों में आप लोग काम कर रहे हैं, नो डाउट इट्स वेरी चैलेंजिंग। आई कमेंडेबल आपकी जॉब है कि कम रिसोर्सेज में, मुश्किलात में आप लोग सर्व करते हैं बच्चों को, तो वहाँ पे जाहिर है ये आपको सामना करना पड़ता है इन प्रॉब्लम्स का। तो ये जो पॉवर्टी है और इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन बच्चों की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करने का। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है वालिदैन का सख्त रवैया, उनको मारना पीटना, डांटना, कंपैरिजन्स करते हैं पेरेंट्स अपने बच्चे के दूसरे या तो खानदान के बच्चों से या उन बच्चों से जो कि बहुत हाई अचीवर्स हैं, कि देखो वो जो है वो तो बच्चा ए ग्रेड ला रहा है, या वो बच्चा तो फर्स्ट आया है क्लास में, या वो तो सेकंड आया है और तुम तो बिल्कुल नालायक हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह की जब आप बात बच्चे के सामने करते हैं, उसका कॉन्फिडेंस न सिर्फ शैटर होता है, बल्कि उसके अंदर मेंटली भी वो अपने दिल में ये सोचता है, दिमाग में, कि शायद मैं किसी भी काबिल नहीं हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो कोई इनिशिएटिव लेने से और सीखने से घबराता है और डरता है, और उसके अंदर एक फियर एलिमेंट जो है वो डेवलप होता रहता है। तो ये जो हार्श एटीट्यूड्स हैं और डोमिनेंस है पेरेंट्स की, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। और समटाइम्स एल्डर बच्चे के वालिदैन के अलावा जो उनके घरों में बड़े लोग होते हैं, वो भी इसी तरह डोमिनेट करते हैं और उन अपनी सुप्रीमेसी कायम रखने के लिए और ऐसे लोगों के ऊपर अपना हुक्म चलाते हैं जो कि उनको जवाब नहीं दे सकते या हेल्पलेस हैं उनके सामने, विच इज़ वेरी रॉन्ग। और इंसानियत सोच सलूक जिसको हम कहते हैं, वो भी ऐसे बच्चों के साथ किया जाता है। फिर उनको, इन बच्चों को मोटिवेशन नहीं मिलती, यानी कि हम उन्हें मोटिवेट नहीं करते, हम इनकरेज नहीं करते, ऐसे मौके भी नहीं देते उनको, साइड पे कर देते हैं कि नहीं जी इसको तो आता नहीं है, ये नालायक है, इसको तो कुछ नहीं पता, ये तो करेगा ही नहीं या करेगी ही नहीं है, उसको साइड पे कर दिया। जबकि क्लास में हर तरह का बच्चा होता है और हमने सिर्फ चंद बच्चे चूज कर लिए होते हैं, हम उन्हीं को मौके बार बार दिए जा रहे होते हैं, एज अ टीचर भी, एज अ समटाइम्स स्कूल प्रोफेशनल्स भी। और जो ऐसे बच्चे जिनमें सलाहियत कोई ना कोई मौजूद है, हर इंसान में सलाहियत है, मुख्तलिफ सलाहियतों की नौयत मुख्तलिफ होगी, मे बी किसी के बच्चे के अंदर ड्राइंग की बहुत अच्छी हो सकता है किसी बच्चे में कलर करने की हो, किसी बच्चे के अंदर कुछ और चीज बनाने की हो, एक्सपेरिमेंट करने की हो, वगैरह वगैरह। तो उसको हम आइडेंटिफाई नहीं करते और उसको एक लेबल करके साइड पे कर देते हैं और उसको मौका ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसकी जो मोटिवेशन या इनकरेजमेंट है उसको हम वहाँ कट डाउन कर देते हैं। जबकि उसको मोटिवेशन मिलनी चाहिए, उसको मौका देना चाहिए, उसमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे बच्चों को भी सामने लाना चाहिए कि ये बच्चे में भी सलाहियत है और ये बच्चा भी परफॉर्म कर सकता है या कर सकती है। तो ये वो कुछ कॉजेज हैं, आई एम नॉट सेइंग कि ये 100% हैं, लेकिन दीज आर सम ऑफ द मेन कॉजेज जिसकी वजह से स्लो लर्नर्स जो हैं उनकी ये जो डेवलपमेंटल एबिलिटीज हैं वो आम या नॉर्मल बच्चों से थोड़ी पीछे रहती हैं और वो स्लो प्रोसेस करते हैं। इसका लेकिन ये हरगिज मतलब नहीं है
कि ये बच्चे परफॉर्म नहीं कर सकते। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये बच्चे आगे जाके कुछ बन नहीं सकते। ऐसे दुनिया में बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जो कि स्लो लर्नर्स थे या अपने स्कूल में कमज़ोर थे, लेकिन बाद में जाके उन्होंने लाइफ में बहुत बड़े बड़े कारनामे जो हैं वो अंजाम दिए हैं। यू नेवर नो कि वो बच्चा जिसको आप कम अकल या उस पर लेबल लगा रहे हैं, वो बच्चा ज़िंदगी में कहाँ जाके क्या परफॉर्मेंस दे सकता है। आप उसकी सलाहियतों को पहचान नहीं पाए। ये कमी उस्ताद की है या स्कूल की है और उसके पेरेंट्स की है, बच्चे की नहीं है। उस पर बच्चे को इल्ज़ाम देना गलत है। ये एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो हम इसको देखते हैं और इससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया भी होगा इंशाल्लाह ताला। मैम वीडियो की साउंड नहीं है। जी आप लोगों को आवाज नहीं आ रही वीडियो की? नो मैम। नो मैम, नहीं आवाज आ रही। मेरा तो स्पीकर ऑन है। नो मैम। मेरा तो स्पीकर ऑन है। मेरा तो बिल्कुल स्पीकर ऑन है। मेरी तो आवाज भी काफी ज्यादा है। आई डोंट नो कि आपको क्यों नहीं आ रही आवाज। आपकी आवाज तो आ रही है मैम, वीडियो की नहीं आ रही है। वीडियो तो उसी के ऊपर, ये तो डाउनलोडेड वीडियो है। इसमें वो नहीं, मैं उसको अलग से ट्राई कर सकती हूँ, लेकिन ये तो प्रेजेंटेशन के ऊपर तो डाउनलोडेड है, तो ये उस पर ही प्ले मैंने कर दी है, तो आपको आनी चाहिए तो आवाज। तो मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ, 1 मिनट। अब आई? अब आ रही है? नो मैम। अच्छा वेट करें, मैं देखती हूँ नो इसको। मैम। समटाइम्स ये इशू आ जाता है वीडियोस में, हालांकि ये मैंने डाउनलोड की भी है वीडियो। आई डोंट नो कि क्यों नहीं आपको आवाज आ रही उसकी। मैम जब शेयर इसकी आ करना रही है है? तो आइकन से दबाएं, शेयर द ऑडियो एज वेल। ये इसकी आ रही है आपको? इस वाली की यस मैम। आवाज आई? जी इसकी जी आ आ रही रही मैम। है? अच्छा, एक सेकेंड। अब आ रही है? नो मैम। अब आ रही है? नहीं नो मैम, मैम। नहीं आ रही अभी तक। अच्छा चले, मैं इसको ना वो करती हूँ। हालांकि ये तो प्रेजेंटेशन पर डाउनलोड हुई भी है, मुझे नहीं पता कि ये क्यों नहीं चल रही इसके ऊपर। अभी भी नहीं आ रही? नहीं मैम। अच्छा, मैं इसको YouTube पे प्ले करके देखती हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, दूसरे अकाउंट से मुझे लॉगिन होना पड़ेगा। वेट। पकड़ नहीं लगेगा।
अब आई आपको आवाज? अब आ रही है आवाज? नो मैम, आपकी स्क्रीन भी शेयर नहीं हो रही। मैंने शेयर तो अभी मैं करूंगी ना, मैं आपसे सिर्फ साउंड का पूछ रही हूँ कि आपको साउंड आई या नहीं आई। आपकी आवाज तो आ रही है मैम। मेरी आ रही है आपको? अब मैं ये वीडियो जो है ना प्ले करूंगी, आप देखिएगा कि अब आपको आई आवाज? अब आ रही है? जी मैम अब आ रही है। ओके, अब देखें, वॉच करें। मैम साउंड नहीं है। मेरे पास तो साउंड आ रही है। अभी मैंने आप लोगों से पूछा ना, आपने कहा आ रही है साउंड। No, ma'am, there is no sound of this video. मे बी फिर आपके अपने एंड से कोई प्रॉब्लम ना हो, आप अपने साउंड को चेक करें अपने फोन में या अपने उसमें। मुझे आप लोगों की वैसे आवाज आ रही है। सिर्फ एक पार्टिसिपेंट को शायद आ रही है और बाकी को नहीं आ रही। नहीं मैम आवाज नहीं आ रही। मुझे हैरत है कि क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मेरे पास तो सब चीज फिक्स है। मैं तो ये यूट्यूब पे भी चला के देख रही हूँ, उस पे तो ये चल रही है। मैम अगर ये सिर्फ म्यूजिक है तो फिर आप वीडियो को म्यूजिक चलने नहीं दें। है हम ये, इसमें नॉलेज भी है ठीक है। थोड़ी सी, मैं आपको आगे कर देती हूँ थोड़ी सी। अब देखें, आ रही है? मैं इसका लिंक ना उस पर डाल देती हूँ, आप लोग बाद में देख लीजिएगा। यस मैम दैट्स मैं ग्रेट। चैट में डाल देती हूँ, चैट में लिंक डाल देती हूँ, चैट में मैं लिंक डाल देती हूँ। ये आप लोग बाद में भी वॉच कर सकते हैं, अपने एंड पे देख सकते हैं, ठीक है? मैम थैंक यू। नो प्रॉब्लम। चलिए, ये तो हमारी वो है वीडियो। ये अगर आपको नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं। अच्छा, अब हम थोड़े से स्टडी करते हैं कि इनके किस किस्म के स्लो लर्नर्स के जो चैलेंजेस हैं वो किस किस्म के होते हैं। एक तो देखें, ये हैं लर्निंग चैलेंजेस। अब ये इस किस्म के चैलेंजेस आप देखें बच्चे को जो है वो झेलने पड़ रहे हैं उसके लर्निंग के हवाले से। स्लोली लर्न करेगा, वो रिटेन नहीं होती उससे इंफॉर्मेशन, अनएबल टू फॉलो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। उनके शॉर्ट अटेंशन स्पैन या इंटरेस्ट स्पैन होते हैं, थोड़ी देर में उसका बच्चे का ना सिर्फ अटेंशन डिस्ट्रैक्ट होगी बल्कि उसका इंटरेस्ट भी लूज हो जाएगा, वो एक ही काम को देर तक नहीं कर पाएगा। फिर उसको डिफिकल्टी है मेकिंग कनेक्शंस अमंग कॉन्सेप्ट्स, जैसे कोई कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाया क्लास में, कोई चीज आपने सिखाई, तो वो उसको कनेक्ट नहीं कर सकता एक कॉन्सेप्ट को दूसरी चीज के साथ, यानी उसको रिलेट नहीं कर पाता। इस तरह की भी उसको प्रॉब्लम है। और वो कॉन्सेप्ट्स वो अप्लाई भी नहीं कर पाएगा डिफरेंट सिचुएशंस में, इसमें भी उसको प्रॉब्लम आएगी, ये भी उसके लिए चैलेंजिंग है। तो उस बच्चे को कुछ अलग किस्म की हम आगे देखेंगे कि हम किस तरह उसको हेल्प कर सकते हैं। फिर उसके जो लैंग्वेज इश्यूज हैं उसमें देखें, वो बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, यानी बोल के वो बता नहीं पाता, या तो वो साइलेंट रहेगा, खामोश रहेगा, या इधर उधर देख रहा होगा, आई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा आपसे ठीक से, और साइलेंट रीडिंग को वो प्रेफर करता है बजाय इसके कि वो लाउड रीडिंग, यानी आपको उसके पास जाके बैठ के उससे सुनना पड़ेगी अगर आपने उससे रीडिंग करानी है। लेकिन वो क्लास में जैसे आपने किसी बच्चे को खड़ा करके कहा कि भाई रीड करके सब सुनाओ, वो उसके लिए डिफिकल्ट है। तो उसको ऐसी चीज में ना डाला जाए या उसको ऐसा टास्क ना असाइन किया जाए ऐसे बच्चे को जो उसके लिए ऑलरेडी एक जिसमें वो स्ट्रगल कर रहा है। फिर उसके सोशल चैलेंजेस भी हैं। वो सोशल चैलेंजेस ये हैं कि वो अभी इन मेच्योर है, यानी उसकी मेच्योरिटी नहीं हुई है, और वो अनस्टेबल भी है, यानी वो शेकी है। ना सिर्फ उसका कॉन्फिडेंस शेकी है बल्कि उसके कॉन्सेप्ट्स, उसकी लर्निंग, उसकी एबिलिटीज जो है वो अभी
अनस्टेबल है, वो पूरी तरह स्टेबल नहीं हुआ, उसको अभी सीखने की, हेल्प करने की, मोटिवेट करने की, सपोर्ट की ज़रूरत है। जजमेंट वो लैक करते हैं, यानी वो कोई भी जो फैसला करने की जो सलाहियत है वो उस बच्चे में नहीं होती। आपने उससे पूछा कि हम ये काम करने जा रहे हैं, तुम इंटरेस्टेड हो, तुम्हें करना है या नहीं करना, तो या आपने उसे किसी ऐसी सिचुएशन में डाला कि तुम्हें डिसीजन लेना है कि ये करना है या वो करना है या कोई डायरेक्शन चूज करनी है, तो उसमें उसको प्रॉब्लम आएगी, वो लैक करेगा। समटाइम्स ऐसे बच्चे एग्रेसिव होते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, वो चिड़चिड़े होते हैं, आपको तंग भी कर सकते हैं क्लास में, इनअप्रोप्रिएट उनके बिहेवियर्स होते हैं, वर्बली वो इनअप्रोप्रिएट बिहेव कर सकते हैं, मूड उनके चेंज होते हैं जल्दी जल्दी, और एंटी सोशल हो जाते हैं सम एट टाइम्स वो, और मतलब ऐसी जबान यूज करेंगे जो कि आपको नापसंद होगी या दूसरे बच्चे उससे हर्ट होंगे, और ये मूड जो है, यानी थोड़ी देर वो खुश होगा तो उसके बाद वो एकदम से कोई और मूड में भी जा सकता है। तो ये भी उनके सम ऑफ द ट्रेड्स हैं ऐसे बच्चों के। फिर उनके जो विजुअल ऑडियो मोटर स्किल्स हैं उसमें काफी आपको प्रॉब्लम नजर आई, जैसे कि ये एक इमेज आप देखें कि इसमें इस तरह की हैंड राइटिंग या इससे मिलती जुलती टाइप की लिखाई आपको उस बच्चे की दिखेगी, यानी वो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि वो क्लैरिटी नहीं है, आप खुद भी नहीं पढ़ सकते कि उसने क्या लिखा हुआ है। फिर वो डिफ्रेंशिएट करना जो है, साइजेस, कलर्स, शेप्स, ये जो तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें वो उसको डिफ्रेंशिएट करने में भी दुश्वारी होगी, हैंड राइटिंग खराब होगी, फिजिकल प्रॉब्लम्स की वो कंप्लेन करेगा, और समटाइम्स फिजिकल प्रॉब्लम्स उसके साथ होंगी जिसमें वो खुद एक ऑकवर्ड सिचुएशन में खुद होगा और आपको भी डाल सकता है। मसलन ऐसे बच्चे समटाइम्स जो है वो स्कूल में अपने कपड़े खराब कर लिए, या मट्टी में कोई ऐसा काम कर लिया, या किसी और के साथ ऐसा कर दिया, या कोई ऐसे उसमें चले गए जो कि आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे एज उस्ताद कि ये बच्चा इस तरह करेगा या बिहेव करेगा। तो ये वो सम ऑफ द मोटर इश्यूज भी ऐसे बच्चों के साथ होते हैं। ऑडिटरी में अगर ऑडिटरी चैलेंजेस भी हैं, आप उसमें देखें कि वो साउंड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, समटाइम्स उसमें भी उनको डिफिकल्टी होती है। माइट रिस्पॉन्ड विद इररेलेवेंट आंसर्स, यानी आपने कोई सवाल पूछा तो वो जवाब आपको कुछ और देगा। और डिक्टेशन जब आपने की, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपने क्लास में डिक्टेशन लेनी है, आपने कुछ अल्फाज बोले और बच्चा बगैर देखे जो है उसको साउंड से ही सोच के वो लिखना है वर्ड, तो वो बच्चा डिक्टेशन के वर्ड्स को नहीं लिख पाता, उसके लिए उसको प्रोसेस करना मुश्किल है। प्रेफर करते हैं है जो है विजुअल प्रेजेंटेशन जो है वो ज़्यादा, वो यानी आपने उसको कोई तस्वीर दिखाई, आपने उसको फ्लैश कार्ड्स दिखाए, कोई डायग्राम दिखाई, या कुछ मटेरियल्स आपने उसको दिए, कोई ऑडियो विजुअल एड्स दिए आपने, उसके ज़रिए उसको ज़्यादा वो बेहतर परफॉर्म कर पाता है। अदरवाइज उसके लिए ये सब मुश्किल है। ये उसके सम ऑफ द चैलेंजेस हैं, इसके अलावा और भी कोई चैलेंजेस हो सकते हैं। ये मेनली जो उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हैं चैलेंजेस, उनको मैंने हाईलाइट किया है। अब ये वीडियो है, मुझे नहीं पता इसकी आपको आवाज आती है नहीं, वरना ये भी फिर मैं यूट्यूब पे प्ले कर सकती हूँ। ये आ रही है आवाज आपको? Yes, ma'am, we can hear you. अच्छा गुड, तो उस वीडियो में फिर कोई प्रॉब्लम होगा? Yes, ma'am. चलें। For someone to get something done. Slow processing speed means that it takes a child longer to get the same things done that their peers may not have any trouble getting done in a certain period of time. Processing speed can take different forms. It can be verbal, it can be visual, or it can be motor. A lot of the things that kids have to do in school rely on more than just one of those areas. So a visual motor processing speed task might be how long it takes them to copy the notes from the board or copy their assignments down in their notebook. Another kind of processing speed task might be how quickly they can do basic math facts in a minute. Every kind of task in school requires something to be done in a given period of time. Kids with learning and attention issues struggle with slow processing speed more than kids without learning and attention issues, and it could exacerbate some of the differences that they already have.
So a child with dyslexia, who also has slow processing speed, may have even more difficulty with reading fluency, meaning reading quickly or fluently. Kids with ADHD who have slower processing speed may have even more trouble kind of paying attention and getting something done in a given period of time. Parents may feel like their child who has slow processing speed just is lazy or not trying hard enough. And they need to remember that kids with slower processing speed are actually trying harder than kids without. So it can be frustrating for a parent of a child with slow processing speed. If they think, though, their child may have slower processing, one of the best things they can do is to get more information about that. They need to be able to quantify how long is it taking my child? And is there one issue, one of these areas that's more influential than others? Are they fast in the motor realm, but they have trouble processing in the verbal realm? Meaning, are they having trouble kind of hearing what someone is saying and then generating a response? So the best thing a parent can do if they're questioning whether their child has slow processing speed is to get an evaluation, either done through their school system or through a private evaluator. And the evaluation should include a measure of processing speed, a measure of how quickly it takes for a child to get things done. आई होप कि इससे आपको आइडिया हुआ होगा. Yes, ma'am. ठीक है. अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इनको हम पढ़ा किस तरह सकते हैं और इनके पढ़ाने के क्या तरीके होंगे जो कि हेल्प करेगा एक स्लो लर्नर बच्चे को. अब ये कुछ तरीके हैं जिनको हम फोकस कर रहे हैं. एक तो ये कि आपको ऐसे बच्चों के लिए जो अपने लेसन्स हैं उनको शॉर्ट करना है, छोटा लेसन देना है, उनको उतना लंबा लेसन नहीं देना या उतनी डिटेल्स उनको नहीं देनी, क्योंकि उसको प्रोसेसिंग, जैसे अभी आपने वीडियो देखी, वो इशू है. जैसे उसमें आप क्या करेंगे कि अपने लेसन को आप डिवाइड कर लेंगे छोटे पार्ट्स में. वर्किंग टाइम जो है उसको आप लिमिट करेंगे और शॉर्ट वर्क टाइम इंस्टेड ऑफ लॉन्ग वर्क टाइम, यानी उसको आपने 2 मिनट्स का या 3 मिनट्स का एक टाइम दे दिया कि भाई इसमें तुमने ये काम जो है ये करके, छोटा काम, आसान काम जिसको वो कर सके आसानी से, जो उसके लिए हो. और आसान से डिफिकल्ट की तरफ आप बच्चे को, ऐसे बच्चों को लेके जाते हैं, उसको पहले आसान काम देना शुरू करते हैं. विद द पीरियड ऑफ टाइम जब उसकी ये चीजें बेहतर होनी शुरू होती हैं, फिर आप उसका जो चैलेंजिंग फैक्टर है उसको बढ़ाते हैं. डिस्ट्रैक्शंस को आपको उसके लिए रिड्यूस करना है, यानी ऐसी जगह या तो आप उसे बिठाएंगे या ऐसा मौका देंगे जहाँ पे उसको कम डिस्ट्रैक्शन हो, क्वाइट प्लेस हो, या फिर ऐसी हो जहाँ पे उसको गाइडेंस और सपोर्ट एक्सेसिबल हो. ऐसी कोई जगह आप उसको असाइन करें. अगर स्कूल में आपके पास नहीं है ऐसी जगह, तो आप पेरेंट्स को हिदायत कर सकते हैं कि कोई ऐसी जगह वो बच्चा बैठ के काम करे जहाँ पे बहुत शोर वगैरह ना हो, जहाँ वो बहुत डिस्टर्बेंस ना हो. यानी जैसे समटाइम्स ये होता है, उधर टीवी भी चल रहा है, उधर बच्चा भी बैठा हुआ है और वो होमवर्क कर रहे हैं, पेरेंट्स टीवी देख रहे हैं, बच्चे होमवर्क कर रहे हैं. ऐसी इन्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए. अगर बच्चे ने होमवर्क करना है तो उसे कहीं सेपरेट जगह बिठा दें और वहां पे उसको डेस्क दें कि तुम यहाँ बैठ के काम करो. ऐसे बच्चों के लिए स्कूल में आप ये अरेंजमेंट कर सकते हैं कि उनको एक अलग ग्रुप में भी रखा जा सकता है, एक सेपरेट रूम अगर आपके पास जगह है तो वहां पे भी, और उनके साथ एक ऐसा उस्ताद उनके साथ हो जो कि पेशेंट्स जिसमें हो और वो पेशेंटली डिफरेंट लेसन्स और डिफरेंट मेथड के साथ उनको लेके आगे चल सके. पीयर ट्यूटरिंग एक बड़ा अच्छा मेथड है जिससे ऐसे बच्चों को जो है वो हेल्प मिल सकती है. यानी कि जो ऐसे बच्चे जो कि आपकी क्लास के ब्राइट बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं और थोड़ा उनमें सपोर्ट करने का भी एटीट्यूड है, उसके साथ ऐसे बच्चों को आप अटैच करें ताकि वो उस बच्चे को हेल्प करें. मैं खुद ये मेथड बहुत कॉमनली यूज करती हूँ बच्चों के साथ कि एक बच्चा जो क्लास में ज़रा ब्राइट है, कॉन्फिडेंस उसका ज़्यादा है, उसको आपने ऐसे बच्चे के साथ अटैच किया जो कि अभी स्लो है, जिसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है या उसको कोई और बैरियर हो रहा है, तो वो उसके साथ आपने ग्रुप कर दिया और उसमें वो बैठ के फिर 1-to-1 उसको हेल्प कर सकता है. प्लस ये क्या, यू नीड टू ऐड वैरायटी ऑफ एकेडमिक रूटीन्स और एकेडमिक मेथड्स अपने उसके अंदर आपको लेसन में ऐड करने. जैसे एक्टिव काम करने में उसको इन्वॉल्व करें, यानी हैंड्स ऑन की
जो है वो चीज़ें, यानी चीज़ें उठाने की, हाथ से रखने की, कोई एक्सपेरिमेंट करने की, कुछ बनाने का, बाहर मैदान में ले जाके कुछ करवाने का, जैसे आपने कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें वो एक्टिवली फिजिकली उसके मोटर स्किल्स इन्वॉल्व हो रहे हो, वो आपने उसको ज़्यादा मौका देना है। गेम्स आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे बच्चों के साथ, पजल्स दे सकते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। हैंड्स ऑन जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे ये बच्चे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। प्लस जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज लॉट्स ऑफ प्रेज। ऐसे बच्चों को इनकरेज करना, वाओ आपने कितना अच्छा काम किया है, यू डन सच अ ग्रेट जॉब, एक्सेलेंट वर्क, गुड वर्क। छोटे स्टिकर्स होते हैं बच्चों के लिए, उनको स्टिकर दे दिया, हैप्पी फेस दे दिया उनको। समटाइम्स आपने छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने गाल पे, हाथ पे स्टिकर्स बनवाना पसंद करते हैं, आपने वो दे दिया। तो दैट लॉट ऑफ प्रेज हेल्प देम इम्प्रूव और उनको मोटिवेट करेगा। और ये कंसिस्टेंट आपका होना चाहिए, और उनकी स्ट्रेंथ्स को आपने हाईलाइट करना है, ना कि उनकी वीकनेसेस को। जो उसकी वीकनेस है उसको नीचे रखना है और स्ट्रेंथ को हाईलाइट कि ये देखें कितना अच्छा आपने ये कलर किया, ये कितना अच्छा आपने ये बनाया है, ये कितनी अच्छी आपने ये चीज जो है वो डिजाइन की है। इस तरह की चीजें जो है उसको इनकरेज करें। सीटिंग अरेंजमेंट्स आपको अपने क्लासरूम के अकॉर्डिंगली चेंज करने पड़ते हैं, और उसमें आप ऐसे जो बैक बेंचर्स हैं उनको ऐसे बच्चे यूजुअली बैक बेंचर्स होते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि हम पीछे ही रहें और आगे नहीं ना आए, क्योंकि वो सोशल स्किल्स भी उनके वीक हैं, और वो पीछे खामोशी से बैठा रहेगा, आपको नहीं पता चलेगा कि वो पीछे क्या कर रहा है या क्या कर रही है। तो उनको मौका दें अपने करीब बिठाने का, और उनको जो पीछे बैठे हुए बच्चे हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा लोड ऑफ वर्क ना डालें, उनको सिंपल काम दें, और कोशिश करें कि सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ एंड ऑन चेंज करें। पीछे के बच्चे आगे, आगे के बच्चे थोड़ा मिडल में, इस तरह आपको वेरिएशन करनी है। और अगर आप इनके लिए सेपरेट स्पेसेस क्लास में क्रिएट कर सकते हैं, जैसे एक रीडिंग कॉर्नर आपने दे दिया, एक आपने थोड़ा बच्चे को रिलैक्स करने का कॉर्नर दे दिया, एक बच्चों को कुछ कलरिंग का कॉर्नर दे दिया, अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है तो आप इस तरह की एक स्पेस बच्चों को क्लासरूम में, जरूरी नहीं कि आप वही एक इन्वायरमेंट क्लासरूम में रखें कि आप सामने खड़े हैं और बच्चे बेंच के ऊपर या कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। उनको ग्रुप फॉर्मेशन में आपने बना दिया, बच्चे फेस टू फेस बैठे हुए हैं। ये क्लासरूम मैनेजमेंट के कुछ डिजाइन्स हैं जो हमारे क्लासरूम मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं उसके अंदर ये चीजें शेयर हुई हुई हैं कि आप उसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने क्लासरूम के डिजाइन्स को अकॉर्डिंगली to help improve all types of students और उनकी unique abilities को address करने के लिए। तो these are some of the methods, but you can try your own। आप अपने हिसाब से, अपनी environment के हिसाब से भी इसमें वेरिएशन जो है वो पैदा कर सकते हैं। ये एक वीडियो है, इसको देखते हैं कि अगर ये वर्क करती है तो दिस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। बच्चों को ज़हीन कैसे बनाएं? इसकी आ रही है आपको आवाज? जी मैम। गुड, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द गुड वीडियोज जो कि, और ये इत्तेफाक से मुझे उर्दू में मिली है, तो ये आपको हेल्प करेगी। कमज़हीन बच्चों को ज़हीन कैसे बनाया जाए? ज़माने कदीम में जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते थे उन फूल जैसे बच्चों को अक्सर मारा पीटा जाता था। उन्हें नालायक और गधा जैसे अलकाबात से भी नवाजा जाता था। बच्चे अपने वालिदैन और टीचर से डरे और सहमे रहते थे, लेकिन अब मौजूदा दौर के तकाजे बदल चुके हैं। अब नालायक और लायक की तलाब भी किस्सा पारीना बन चुकी है। ज़हीन तालिब को फास्ट लर्नर और कमजोर बच्चे को कम ज़हीन या स्लो लर्नर भी कहा जाता है। वालिदैन और टीचर्स के लिए जरूरी है कि नसाबी सरगर्मियों में कमजोर रह जाने वाले स्टूडेंट की कमियों का जायजा लें, उसकी वजूहात पर गौर करें, ताकि वालिदैन और टीचर्स अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पहचान कर पूरा कर सकें। अगर टीचर्स का इरादा पुख्ता हो और वालिदैन भी उनकी पुष्ट पर हो तो कमजोर बच्चों की जिंदगी को भी कामयाब बनाया जा सकता है। अगर तालिब ज़हीनी एतबार से कमजोर है तो वालिदैन और टीचर्स को कोशिश करनी चाहिए कि पढ़ाए गए सबक को आसान से आसान अल्फाज में पेश करें। सबक को सादा मिसालों के जरिए वजाहत से पेश किया जाए और बच्चे के सामने सबक बार बार दोहराया जाए और बच्चे से भी उसकी बार बार मशक करवाई जाए। बच्चे की हौसला अफजाई की जाए और उसकी तारीफ के साथ साथ उसे इनाम भी दिया जाए।
ऐसे ही मस्बत तरीकों से किसी भी तालिब इल्म की जहानत को बेहतर बनाया जा सकता है। क्लासरूम में बास बच्चे झिझक या लो कॉन्फिडेंस का भी शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स अपने टीचर्स की तवज्जो के ज्यादा मुस्तहिक होते हैं। अगर मुमकिन हो तो किसी ज़हीन स्टूडेंट के साथ उसे बिठाया जाए और क्लासरूम में उसे आगे बिठाया जाए। क्लासरूम का माहौल ऐसा रखा जाए कि दूसरे बच्चे ऐसे बच्चों का मजाक ना उड़ाएं, ताकि वो बगैर झिझक के आगे बढ़ते रहें। ऐसे स्टूडेंट्स के साथ प्यार और नरमी का सलूक इख्तियार किया जाए और उन स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जाएं कि उनमें खुद एतमादी पैदा हो सके। डर, खौफ और डांट डपट की वजह से बच्चों की इस्तेदाद दुब कर रह जाती है। मायूस कुन कलमात और ताने हरगिज ना दें, जैसे बदतमीज, अहमक, नालायक, पढ़ाई में तुम बिल्कुल जीरो हो, तुम कभी भी डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकते, वगैरह वगैरह जैसे अल्फाज से मुकम्मल गुरेज करना चाहिए। इस किस्म के अल्फाज अगर एक तरफ वालिदैन और टीचर्स की शान के खिलाफ हैं, तो दूसरी तरफ बच्चों की नफ्सियात के मुताबिक भी उन पर अच्छा असर नहीं डालते, बल्कि ऐसे ताने उन्हें पढ़ाई से मजीद बददिल कर देते हैं। और टीचर्स को चाहिए कमजोर स्टूडेंट से क्लासरूम में आसान सवालात पूछे जाएं, ताकि उसमें खुद एतमादी पैदा हो सके। उसे आसान टास्क दिया जाए, क्लास में उसकी हौसला अफजाई की जाती रहे, ताकि उसमें ना सिर्फ खुद एतमादी पैदा हो, बल्कि एहसास जिम्मेदारी भी पैदा हो सके। अगर स्कूल में कोई गैर निसाबी एक्टिविटीज हों, तो उसका मुकाबला उसके हम पला बच्चों से करवाया जाए। टीचर्स को चाहिए निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में कमजोर स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जाएं, ताकि उनके सलाहियतों में निखार पैदा हो सके। ऐसे बच्चों के वालिदैन के साथ मुसलसल राब्ता रखा जाए, उनकी फैमिली बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए, उनकी खूबियों और खामियों का जायजा लेते हुए उस किस्म के बच्चों में मस्बत तब्दीली लाई जा सकती है। बाज़ औक़ात बच्चों की अमूमी सेहत कमजोर होती है, तो उनके वालिदैन को उस जानिब तवज्जो करनी चाहिए और डॉक्टर की हदायत की रोशनी में उन्हें मतवाज़न ग़िज़ा दी जाए, ताकि उनकी जिस्मानी सेहत के साथ साथ उनकी ज़हनी ग्रोथ भी बेहतर हो सके। और वालिदैन को चाहिए कि कमजोर तालिब के आगे टारगेट जरूर रखा जाए और उनसे पूछा जाए कि वो मुस्तकबिल में क्या बनेंगे। अगर वो डॉक्टर, पायलट या जो भी बनने का इजहार करें, तो वालिदैन उनकी हौसला अफजाई के साथ साथ उसे रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुनाते रहें, ताकि वो दिल जमाई से मेहनत करता रहे और मुसलसल आगे बढ़ता रहे। और बच्चे को बावर कराया जाए कि आपकी मेहनत रंग लाएगी और इंशाल्लाह जरूर एक दिन आप अपना मकसद हासिल कर लोगे। और आखिर में मैं फिर अपनी उसी बात को दोहराऊंगी जो मैंने शुरू में कही थी, कि अगर टीचर्स का इरादा पुख्ता हो और वालिदैन भी उनकी पुष्ट पर हो, तो कमजोर बच्चों की जिंदगी में निखार पैदा किया जा सकता है। और मेरी एक बात को याद रखें कि अच्छी नीयत और मुसलसल मेहनत से किए जाने वाले काम में अल्लाह ताला जरूर अपनी रहमत और बरकत डाल देते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा हम एक्टिविटी टाइम करेंगे। दीज आर टू डिफरेंट स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी, और ये दोनों डिफरेंट ग्रेड लेवल्स के बच्चे हैं। इसमें से आप कोई एक स्टूडेंट जो है वो चूज कर लें, और दो ऑप्शंस हैं आपके पास। या तो आपको हम ब्रेकआउट रूम्स में मैं डाल देती हूँ, वहां जाके आप करना चाहेंगी, या फिर ये कि आप इसी तरह ही जैसे इस वक्त जिस मोड में हैं आप, उसी में आप इसको अपने पेपर पेंसिल के ऊपर जो है वो ये कर सकते हैं। अगर आपके लिए ये इस तरह आसान है तो हम इसी तरह इसको रखते हैं। अगर ब्रेकआउट रूम्स में आप लोग जाना चाहती हैं तो हम आपको ब्रेकआउट रूम्स में भी डिवाइड कर देते हैं। तो ये आप मुझे बता दें, ये एक्टिविटी आपको करनी है। आपके पास अभी है 5 मिनट्स में कर लेंगे आप लोग, 5 मिनट 7 मिनट्स में। Yes, ma'am. चलें, लेट्स स्टार्ट देन। और ये मैं स्क्रीन इसी तरह रखूं या आपको मेरे ख्याल में स्क्रीन रखनी पड़ेगी मुझे, ताकि आप इसको देख लें। और ब्रेकआउट रूम में डालने की जरूरत है आप लोगों को, और यू आर गुड? ये 10 मिनट्स के बाद फिर हम इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। मैम स्क्रीन शो कर दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है।
आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्योंकि यहाँ पे एक कह रही है कि चैट में कि इनको आवाज नहीं आ रही। यस मैम, आवाज क्लियर है। ठीक है, मैं अब स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आप लोगों के सामने, और 10 मिनट के बाद फिर हम बात करेंगे। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? मैम स्लाइड शो पे कर दीजिए। यस मैम। जी, मैं वो करने लगी हूँ। मैं अपनी साउंड बंद कर रही हूँ ताकि आप लोग आराम से काम कर लें, ठीक है? ओके मैम।
जी, एनीवन? जी मैम, कुछ हैंड रेज हुए हैं। अच्छा, तो ये मैं इसको स्क्रीन को जो है ना वो करती हूँ बंद। जी, मेरे पास जो मुझे नजर आ रहे हैं, एक तो सोबिया दिलपजीर और सुमेरा ने हैंड्स रेज किए हैं। जी जी, क्या शेयर करेंगे आप लोग, बताइए। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं केस सोफिया बात कर रही हूँ। केस ए जो है उस पर बात करना चाह रही हूँ। Am I audible to everyone? Yes, Yes. I can hear you. Okay. Causes may be poverty and economic condition, harsh attitude of the or dominance by elder, lack of motivation. ये आप स्टूडेंट ए की बता रही हैं, स्टूडेंट बी की? जी, स्टूडेंट ए की। ठीक है, अच्छा। और इसमें एज ए टीचर सबसे पहला स्टेप जो है वो मैं पेरेंट्स से मीटिंग करूंगी, रीजन जानने के लिए कि वो लंच क्यों नहीं ला रहा या वो क्लास में सो क्यों जाता है। और दूसरा, उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट जहाँ पे भी बच्चे को रिक्वायर्ड होगी वो दूंगी, इनकरेज करूंगी। समटाइम हमारे पास ऐसे बच्चे होते हैं जो सोशली बहुत शार्प होते हैं, वो बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेते हैं। तो इस बच्चे का एक इशू ये भी है कि ये फ्रेंड्स नहीं बनाता, तो इसको पेयर अप कर दूंगी उस बच्चे के साथ। जहाँ तक लंच का है तो समटाइम हम उसको ये ऑप्शन दे सकते हैं कि क्लास के बाकी बच्चे उनके साथ शेयर कर लें, और समटाइम टीचर्स खामोशी से उसको अपना लंच भी ऑफर कर सकती हैं या उनके बैग में डाल दें कि वो खुद भी उसकी लो स्टीम ना हो। और उसको टाइम जो है ना वो पेरेंट्स को थोड़ा सा गाइड करेंगे कि इसके स्लीप पैटर्न पे वर्क करें, इनको रात को जल्दी सुला दिया करें ताकि ये सुबह क्लास में एक्टिव और सोए ना। गुड, वेरी गुड पॉइंट्स, एक्सीलेंट, थैंक यू सोबिया, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए। और जी, और कौन हमारे साथ शेयर करेगा? सुमेरा ने हाथ खड़ा किया था। सुमेरा जी, बताइए। Okay, ma'am. First of all, we need to get into the root cause. That what are the root cause? If we talk to the parents, just maybe the one of the case that Ma'am Sobia has shared, that maybe the poverty, but the other reason could be they have been shifted from the other city. This could be the reason as well. So maybe we need to see that first of thing we need to talk to the parents to get to know that what is the reason behind it. So maybe the mother is busy with any of the thingy, so they are unable to take his proper sleep, and he lost his friend and he has changed the atmosphere, the whole thing, so he may be the mentally disturbed, he or she may be the mentally disturbed. So the first thing is we need to talk to the parents to get into the into their shoes, that what is going on. The next thing, that what are the measures taken by the teacher, is we need to talk, we need to break the distance between the teacher and the students to get to know her, so that she can trust her and she can share the things. We will make her or him pair with with the students, just to introduce them, to make to break their we need to break their distance, we need to make them friends. This could be the first thing. And the other thing is we can motivate, if she's doing a little thing which is good, so we need to encourage her or motivate him or her, so she may feel himself confident, okay, I'm doing something good in this. Or maybe the friends can we can say the takbir for her or him, so he felt himself a little confident that I am doing something and I can adjust in this environment or in this class. So these are the things which may the measures we can take. वंडरफुल, वेरी गुड सुमेरा, थैंक्स फॉर हाईलाइटिंग। और बड़े अच्छे आपने पॉइंट्स दिए, और मेरे ख्याल में ये बहुत सही दोनों ने आपने बताया कि पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना और उससे रूट कॉज आइडेंटिफाई करना जो है वो सबसे पहला स्टेप है, ताकि हम जानें कि इसकी वजह क्या है। क्योंकि मेनली जब तक आपके पास रूट कॉज नहीं होगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि इसका रीजन क्या हो रहा है, या ये बच्चा इस तरह या बच्ची जो है वो इस तरह क्यों कर रही है। जी, और कौन, किसने हैंड रेज किया हुआ है? मिस इंशा ने भी शायद हैंड रेज किया था।
Yes, ma'am. हम्म Actually, I wanted to talk about the child A, लेकिन उसके बारे में बात हो चुकी है, तो मैं जो B स्टूडेंट है उसके बारे में बात करना चाहूँगी अब। श्योर, व्हाई नॉट, यस प्लीज। उसमें जो दिखाया गया उसका बिहेवियर काफ़ी एग्रेसिव है, हम्म और मुझे लगता है कि ऐसा होता है कि पेरेंट्स टेंड टू गेट ओवरली स्ट्रेस्ड अबाउट देयर चिल्ड्रन बीइंग स्लो लर्नर्स। इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि that they tend to let out their frustration on them. And while this is completely understandable, especially for parents dealing with this condition the first time, उनके साथ तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि वो हमारे सामने आके भी कह रहे होते हैं कि कुछ नहीं पढ़ता, कुछ नहीं आता, आप बेशक इसको मारें पीटें या जो करें। तो ये इस तरह का बिहेवियर बच्चों को और ज़्यादा एग्रेसिव और वो कहते हैं ढीठ कर देते हैं। बार बार आप डांटते रहें, उनको एक ही बात करते रहें, तो वो जो पहले ही अपसेट होते हैं about not being able to read and write, अपने स्टूडेंट्स के, अपने क्लास फेलोज के मुकाबले में वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें जो कॉज ये है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उसको डिमोटिवेट कर देते हैं, कहीं पे टीचर्स भी डिमोटिवेट करते हैं, तो उसकी मोटिवेशन जब इतनी इतनी लो हो जाती है कि वो फिर समझता है कि जो मैं कर रहा हूँ बस वही ठीक है। वो एक उसको अपना बिहेवियर वो मेन स्ट्रीम कर लेता है और बस उसी बिहेवियर पे चलता रहता है। तो उस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेज करना चाहिए। अगर मैं उसकी टीचर होंगी तो आई विल गिव हिम जेन्युइन प्रेज के यू आर डूइंग गुड। बेशक वो छोटा मोटा ही कोई छोटी सी अचीवमेंट है, उसको आई एक्नॉलेज दैट, और फिर उसके बाद उसके माइनर अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करूँगी और उसको पॉजिटिव फीडबैक दूँगी, उसके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करूँगी, ताकि उसकी प्रॉपर्ली काउंसलिंग की जा सके। पहले उनकी काउंसलिंग और फिर उसके बाद बच्चे की काउंसलिंग। दैट्स इट। Well done, very good Insha, thank you very much for your highlighting some of the major points। और आपने स्टूडेंट बी के बारे में बताया। बिल्कुल इस तरह होता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उस बच्चे के बारे में ओवर रिएक्ट करके, और क्योंकि घर का जो माहौल है वो उन्होंने सारा इस तरह बनाया होता है उस बच्चे के ऊपर फोकस करके उसको बार बार वो करने के लिए। तो बिल्कुल ये सही कहा आपने कि इसका रूट कॉज जानने के बाद और उनको कॉन्फिडेंस में लेने के बाद जो है वो इसके हल निकाला जाएगा। जी, और किसी ने हैंड रेज किया? जी महविश, जी महविश बताइए, आपको आवाज आ रही है हमारी महविश? जी महविश आप? जी 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 महविश, वालेकुम अस्सलाम, जी बताइए। मैम स्टूडेंट ए के बारे में पहले बात थोड़ी सी करना चाह रही थी, क्योंकि उसकी एज को सामने रखते हुए ग्रेड 2 की जैसे वो स्टूडेंट है, तो सबसे पहले तो ये है कि एज अ टीचर वी नीड टू डेवलप अ वेरी गुड बॉन्ड विद हर, कि हमें थोड़ी सी बॉन्डिंग उसके साथ डेवलप करनी पड़ेगी, ताकि हमें थोड़ा सा रूट कॉज का, क्योंकि कुछ बच्चे आपका थोड़ी सी अटेंशन, इंडिविजुअल अटेंशन और क्वालिटी टाइम ही चाह रहे होते हैं। तो वो मुझे लगता है कि जो फर्स्ट 2 वीक्स होते हैं, चाहे वो न्यू कमर्स हों या वो सेशन के मिड में कोई बच्चा आ रहा है, तो फर्स्ट 2 वीक्स जो होते हैं वो बच्चों की अगर बॉन्डिंग अच्छी डेवलप हो जाए टीचर के साथ, तो आपको बहुत सारी रूट कॉजेज ऑटो पे ही पता चल जाती हैं। क्योंकि समटाइम्स उस बच्ची के अगर उसको सिनेरियो को माइंड में रखें, तो मुझे लगता है कि उसकी स्लीपिंग और ईटिंग हैबिट्स को देखने की जरूरत होगी। फिर उसके पेरेंट्स के साथ ये देखना पड़ेगा कि वो उसको क्वालिटी टाइम दे रहे हैं या नहीं दे रहे, क्योंकि समटाइम्स पेरेंट्स इतने बिजी होते हैं, लाइक वो बच्चों के साथ टाइम तो स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन दे आर बिजी विद देयर गैजेट्स और समथिंग एल्स, तो वो क्वालिटी टाइम जो होता है वो नहीं दे पा रहे होते, बच्चों से बातचीत नहीं कर रहे होते। ये एक रीजन हो सकती है कि बच्चों से उनकी इंटरेस्ट के हिसाब से बात करना। फिर पेरेंट्स का रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है इसके अंदर, क्योंकि उसकी वजह से भी कुछ बच्चे बहुत ज्यादा शेल में चले जाते हैं और क्वाइट हो जाते हैं और फ्रेंड्स नहीं बनाते। तो पेरेंट्स को लूप में लेके उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे, और बाकी एज अ टीचर उसके लिए जो मेरी जो प्लानिंग होगी वो मेरे लेसन प्लान के अंदर ही उस बच्ची के लिए उसका सक्सेस क्राइटेरिया मैं थोड़ा सा लो रखूंगी, अगर मुझे लगता है उसके साथ लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, ताकि वो भी मोटिवेटेड रहे और उसको भी सेल्फ ऑफ अचीवमेंट जो है वो फील हो। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे आपने आइडियाज शेयर किए। अच्छा, मेरा जरा सवाल एक थोड़ा सा मैं डायरेक्ट पूछना चाहूंगी साजिद भट्टी साहब से, हमारे साथ यहाँ पे हैं। और साजिद भट्टी साहब, आप एक वो भी चला रहे हैं, जैसे आपने बताया ना, आप एक
ऑर्फनेज को रन कर रहे हैं। अब इस ऑर्फनेज में जैसे अभी बात हुई कि पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना और पेरेंट्स के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए, दैट्स नो डाउट इट्स वाइटल। लेकिन क्या मेरा सवाल आपसे ये, जो ऑर्फन बच्चे हैं आपके पास, उनके सिलसिले में आप अगर वहाँ स्लो लर्नर्स हैं तो उनको आप कैसे हेल्प करते हैं, या उसका कोई तरीक़ाकार या कोई निज़ाम आपने स्कूल में इस्टेब्लिश अपने ऑर्फनेज में या अपने फाउंडेशन का जो आपका स्कूल है उसमें किया हुआ है, या उसके ऊपर आप वर्क कर रहे हैं? उस पे ज़रा थोड़ा सा हमें हाईलाइट करें कि ऐसा बच्चा जिसके वालिदैन भी नहीं है, जो कि ऑर्फन है, तो उसके मामले में आप कैसे स्टेप लेते हैं और क्या करते हैं उसके लिए। ये मेरा सवाल है साजिद भट्टी साहब से, साजिद मजीद साहब जो है। जी, थैंक यू मैडम, वेरी काइंड ऑफ यू। बिल्कुल डेफिनेटली आपने सही आइडेंटिफाई किया। हमारे जो इधर ऑर्फनों से बच्चे हैं जी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी ना मदर्स हैं और ना पेरेंट्स हैं, फादर, और जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं दे आर सो ओल्ड कि अगर आप उनसे कोई फीडबैक लेना भी, यानी ये बच्चे यहाँ पे हमारे पास रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और अगर ये घर जाना भी चाहते हैं तो इस वजह से नहीं है कि इनका कोई वहाँ पे कोई ज़्यादा इनका प्यार मोहब्बत होता है। बेसिकली वो थोड़ा सा यहाँ पे जब एक ग्रुप में बच्चों को रखना पड़ता है, तो क्योंकि मैं खुद भी एक कैडेट कॉलेज का एक्स स्टूडेंट रहा हूँ, तो वहाँ पे डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं हमारे पास वेरियस एज ग्रुप के, और उन सब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं बायोलॉजिकल और फिजिकल वो सारी डिफरेंट होती है। तो हमारे पास जो ऐसे स्लो लर्नर बच्चे होते हैं, उसका हमने ये किया हुआ है कि हमारे यहाँ पे ट्यूटर्स हैं, या कुछ तो बड़े जो बच्चे हैं उनके लिए तो बाकायदा टीचर्स आते हैं और वो टाइमिंग्स के ऊपर उनको पढ़ाते हैं। ठीक। और जो स्लो लर्नर बच्चे हैं उनके लिए हमने अलग एक रखे हुए हैं, वो उनका होमवर्क रेगुलरली चेक करते हैं, देन उनको हेल्प करते हैं टू अपना होमवर्क कराने का। देन कुछ जैसे आपने पहले कहा था ना, वो पीर वाला जो पॉइंट आपने दिया, तो हमने कुछ बड़े जो ब्राइट बच्चे होते हैं उसके साथ उनको पेयर किया। जी ठीक, ओके, गुड। तो उनके साथ हम पेयर कर देते हैं, तो वो बच्चों को फिर लुक आफ्टर भी करते हैं और उनको सिखाते भी हैं, होमवर्क वगैरह भी करवाते हैं। तो ये कुछ होती है जी डिफिकल्ट, एंड बाय द वे हमारे पास मेजॉरिटी ऐसे स्लो लर्नर बच्चों की होती है, बिकॉज ये बच्चे शुरू में ही साइकोलॉजिकली काफी डैमेज्ड होते हैं। That's the reason of asking this question. मैंने पूछा ही इसीलिए है क्योंकि मुझे अंदाजा है कि आपके जो इदारा है जिसमें आप रन कर रहे हैं, वो एक डिसएडवांटेज्ड बच्चों के लिए आपने एक तो कार्य खैर है, और बहुत बड़ी अल्लाह ताला आपको उसका रिवॉर्ड और जजा दे। ये आसान काम नहीं है। You have to have a missionary zeal to perform this kind of and take the responsibility of such human beings and such children. इसीलिए मैंने हाईलाइट किया कि हमारे जो बाकी ऑडियंस हैं तो उनके सामने भी ये चीज़ आए, मेरी अपनी लर्निंग भी हो मेनली इसके अंदर, कि ऐसे बच्चे जिनके कोई वालिदैन या पीछे से घर के तौर पे कोई सपोर्ट किसी किस्म की अवेलेबल नहीं है, और वो बच्चा एक इदारे के ऊपर ही टोटली डिपेंडेंट है अपनी लर्निंग, अपनी डेवलपमेंट के लिए, तो क्या इदारा उसके इस मामले को हैंडल करने का कोई मैकेनिज्म उसके पास है? तो आपने बहुत अच्छा बताया कि आपके पास ऐसे स्पेशल टीचर्स भी आते हैं और पीयर ट्यूटरिंग को भी आप यूज़ कर रहे हैं। दीज आर टू वेरी गुड एवेन्यूज, और इसी में से ही आपको असातिज़ा भी मिल जाते हैं, और इसी में से ही आपको जो है वो अच्छे मोटिवेशनल लोग मिल जाते हैं जो कि, और समटाइम्स आउटसाइड स्पीकर्स भी ऐसे बच्चों के लिए बड़े मोटिवेशनल होते हैं। कभी कभार मोटिवेशनल स्पीकर को आपने इनवाइट कर लिया और बच्चों के सामने उनको मोटिवेशन मिलती है, वो अच्छी कोई बात बताई, कोई अच्छी सी उन्होंने कोई फिल्म दिखाई। आप सबसे ही मैं शेयर करना चाहूँगी, मैंने खुद अभी while I was doing some research about slow learners, तो I have come across के एक बड़ी स्पेशल मूवी है जो कि है ही स्लो लर्नर्स के ऊपर, और उस मूवी का नाम भी स्लो लर्नर्स है।
वो पेड कंटेंट है, मैंने अभी देखी नहीं है वो, लेकिन मैं चाहूंगी कि क्योंकि हम सबका वास्ता ऐसे बच्चों से स्कूल्स में पढ़ता है और हमारे सामने आते हैं ऐसे बच्चे छोटे या बड़े, तो ज़रूर वो अगर जिसको मौका लगे, बेशक अगर आप ग्रुप में कर लें या आपका स्कूल अगर कहीं से उसकी डीवीडी या वो मिल जाती है आपको, तो आप स्कूल में दिखाएं असातिज़ा को वो मूवी। मैं खुद भी कोशिश करूंगी कि मैं वो मूवी देखूं, और क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट स्लो लर्नर्स, उसमें 2 किरदार हैं, मेल फीमेल, एंड दे आर बोथ स्लो लर्नर्स, और वो कैसे आपस में ज़िंदगी गुजारते हैं और कैसे इंटरेक्ट करते हैं और किस किस्म के चैलेंजेस वो फेस करते हैं, ये जो है ना वो आप ज़रूर देखें। यस, इंशा तारे ज़मीन पर इज़ वन ऑफ द एक्सेलेंट, जो कि मैं खुद बहुत उस मूवी को देख के इमोशनल हुई थी। 3 इडियट्स भी बिल्कुल एक है, तो ये वो वीडियोस जो हैं ये ज़रूर देखें असातिज़ा, और इससे आपको पता चलेगा कि किस किस्म के उन बच्चों के मसाइल होते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो किस तरह की प्रॉब्लम्स का भी वो शिकार होते हैं। ये मूवी ज़रूर देखें, जिसने नहीं देखी वो कोशिश करें ये मूवीज़ देखने की। अच्छा, अब हमारा सेक्शन जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं चाह रही हूँ कि अब हम कमेंट है, अगर आप ब्राइट हॉल स्कूल में से कमेंट किया गया है, वो जरा उस पे अगर वो खुद कुछ बयान करना चाहें, और कौन सा वाला? ब्राइट हॉल पब्लिक स्कूल का चैट में अगर आप देखिएगा। मैंने एक्चुअली अपनी चैट बंद की हुई, मेरे पास फोन पे चैट है जी। उन्होंने क्या कमेंट किया है? ब्राइट हॉल पब्लिक स्कूल, अगर आप खुद से बयान करना चाहें तो प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम, प्लीज सर। सर ये मोस्टली वही बातें जो पहले ऑलरेडी हो चुकी हैं। मेरा भी यही ख्याल है कि रूट काज जो है ना पहले डिटरमिन करें, चाहे वो स्टूडेंट ए हो या बी हो। ए चूंकि बिल्कुल नया स्टूडेंट है और बी आपके पास काफ़ी टाइम से है और आप उसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। तो नया स्टूडेंट है तो हो सकता है उसकी इन्वायरमेंट कैसी हो, कहाँ से आया हो, उसके घर के हालात कैसे हों, और उसका जो रवैया है, और स्कूल चेंज होने की वजह से भी सर बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये जो टीचर के साथ बनी होती है स्टूडेंट की वो भी, और उसके जो स्टूडेंट पीयर स्टूडेंट होते हैं उनसे भी नए लोग फ्रेंड्स बनाने और नई जगह एडजस्ट होना इज टू डिफ़िकल्ट। तो ये सारी ये वजूहत भी हो सकती हैं। और इसके अलावा जैसे मैडम ने बताया कि क्या क्या फिज़िकली कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं, कोई उसके साइको के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और कोई घर के इकोनॉमिक जैसे गुर्बत है, या और कोई पेरेंट्स में आपस में कोई डिवीजन है, सिंगल पेरेंट्स हैं, या क्या वजूहत हैं। 100 काजेज हो सकती हैं किसी बच्चे की इंटरेस्ट ना लेने की वजह से। ये भी देखना होता है कि किस क्लास में वो, जिस जगह वो बैठा हुआ है बच्चा, क्या वो फिट है वहाँ, इस काबिल है कि वो उनको साथ कूप कर सके उस क्लास में, या उसकी और भी बहुत सी मैडम वजूहत हो सकती हैं। इसी तरह जो दूसरा बच्चा है बिहेवियर वाला, उसका तो बिहेवियर जो है उसकी काजेज देखनी पड़ेंगी कि वो उसका रैश बिहेवियर क्यों है, और इस तरह वो जैसे फर्नीचर तोड़ रहा है और स्कूल में बुलिंग कर रहा है मिसाल के तौर पे, तो उसकी वजह देखनी पड़ेगी, अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उसको कुछ जिम्मेदारियां देनी पड़ेंगी। मेरे ख्याल में उसको मॉनिटर प्रॉक्टर या इस तरह की जिम्मेदारियां देख के बंदा देख लेता है, अप्रिशिएट करता है उसको, और उसको स्कूल की फर्नीचर और उसकी इम्पोर्टेंस बताता है कि घर और स्कूल में दोनों आपके घर हैं, और इसकी चीज़ों का ख्याल रखना है, इसकी दीवारें हों, इसके फर्नीचर हो, टेबल्स हों, चेयर्स हों, आपकी नोटबुक्स हैं, बुक्स हैं, आपकी यूनिफॉर्म है, हर चीज़ का ख्याल रखना है। इसी तरह स्कूल की जो जो चीज़ें हैं उनका भी आपने ख्याल रखना है। जिस तरह घर है, स्कूल भी आपका घर है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में बतानी बहुत अच्छी, आपने बहुत शुक्रिया आपकी इसका। अच्छा, अब हम थोड़ा सा एक वी विल गेट बैक टू द प्रेजेंटेशन। उसमें एक छोटा प्रोजेक्ट भी मैं आप लोगों को असाइन कर रही हूँ, तो हम उसको थोड़ा सा देख लें। उसके बाद हम रमज़ान के हवाले से डिस्कस करना है हमें, टाइमिंग्स के हवाले से, और आपसे फीडबैक भी चाहिए। आप चैट में भी अपने आइडियाज़ काइंडली शेयर कर दें। रिकॉर्डिंग्स आपको बिल्कुल मिल जाएंगी। हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं वो उसको पोस्ट करते हैं आफ्टर एडिटिंग एंड एवरीथिंग, तो वो आपको लिंक भी मिल जाएगा, साजिद साहब शेयर कर देंगे, और वहाँ से आप हमारी इसकी रिकॉर्डिंग को भी आप देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं।
let's get back to the presentation so that I can show you what you will be doing inshallah in this. अच्छा, ये जो बड़ी अच्छी केस स्टडीज को आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी मोटिवेशन का और आपकी इंकरेजमेंट का और आपकी पार्टिसिपेशन का। अच्छा, ये एक छोटा प्रोजेक्ट मैं आपको असाइन कर रही हूँ, तो इसमें ये आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि पहले आपने अपने क्लास के जो बच्चे स्लो लर्नर्स हैं उनकी लिस्ट बनाएं। कौन कौन बच्चा आपको लगता है स्लो लर्नर, अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया कि किस तरह के बच्चे होते हैं स्लो लर्नर्स। उनकी लिस्ट करें, जो भी उनके नीड्स हैं या उनके जो चैलेंजेस हैं, हो सकता है एक बच्चे के दूसरे से डिफर कर रहे हो, तो वो लिस्ट बना लें, उसकी कोई कैटेगरीज बना सकते हैं, आपके इस वाले बच्चे के लर्निंग है, इसके किसी और चीज़ के, और लिस्ट आउट करके, और फिर आप एक टीचिंग प्लान उनका डिज़ाइन करेंगे और स्लो लर्नर्स के लिए, और ये प्रोजेक्ट गूगल क्लासरूम के ऊपर जो है वो शेयर होगा। फिर उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि आपको कंप्लीट करनी है, और उसमें ये कि आप एक पावर पॉइंट बनाएंगे, प्रेजेंटेशन बनानी है सब, और ये ग्रुप में भी आप कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी हो सकती है, ये आपके पास ऑप्शन है। अगर आप एक स्कूल में हैं और आपके और भी असातिज़ा ने ज्वाइन किया हुआ है ये सेशन, तो आप उनके साथ ग्रुप बना के, जैसे कि एक इंग्लिश डिपार्टमेंट के 4-5 टीचर्स हैं या 2-3 टीचर्स हैं, तो वो भी इसको ग्रुप में बना सकते हैं। मैथमेटिक्स के कोई 2-3 टीचर्स हैं तो वो बना लें। अगर आप ग्रुप में नहीं बनाना चाहते और आप इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं अपनी असाइनमेंट, तो आप इंडिविजुअल भी बना सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए, और इसके ऊपर आपको रिसर्च करनी है, कलेक्ट करने हैं डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज, जिसमें के वीडियोस भी आप ढूंढेंगे, इमेजेस ढूंढेंगे, डायग्राम्स ढूंढेंगे, या आप खुद डायग्राम्स बना लें, कोई आर्टिकल्स हैं, रिसर्च आर्टिकल्स जिससे अच्छी नॉलेज मिलती है या जो आपके इस टॉपिक को सपोर्ट करते हों, वो भी आपने ढूंढने। कुछ रिसोर्सेज डेफिनेटली इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो आई विल पोस्ट इन द गूगल क्लासरूम आपके लिए, वहां से आपको सारी डिटेल बनेगी, और ये असाइनमेंट मैं गूगल क्लासरूम पे क्रिएट कर दूंगी, तो वहीं पे आपको फिर अकॉर्डिंगली जो है ना वो ग्रेड भी असाइन होंगे। आप अपना प्रोजेक्ट गूगल क्लासरूम पे अपलोड करेंगे, 2 अप्रैल से पहले पहले आपको ये काम करना है, और गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दें ताकि क्विक रेफरेंस हो विद हेल्पफुल रिसोर्सेज। मैं वहाँ पे ये मैंने आपको कहा मैं पोस्ट कर दूंगी। ग्रेड आपको तभी मिलेगा जब आप कंप्लीट करेंगे, इनकम्प्लीट असाइनमेंट पर आपको ग्रेड असाइन नहीं होगा। कोशिश करें कि ये अच्छी बनाई जाए, अगर ग्रुप में बनाना चाहते हैं या इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। इसकी भी मैं एक स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगी ताकि आपको वहाँ पता चल जाए, और ये पूरी एक असाइनमेंट फॉर्मेट में मैं वहाँ बना दूंगी। रूब्रिक भी मैं डेवलप करके वहाँ पे जब असाइनमेंट बनती है गूगल क्लासरूम पे, तो रूब्रिक भी बन जाता है, तो वो मैं रूब्रिक भी बना दूंगी, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको किस तरह। मोर और लेस मैंने सिंपल रखा है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सादा काम है, तो पावर पॉइंट बना लें तो बेस्ट है। वर्ड फाइल पे मैं जो है वो उसको नहीं वो करूँगी, और जब आप प्रेजेंटेशन बनाएं इट शुड नॉट बी ओनली टेक्स्ट ओरिएंटेड, उस पे इमेजेस, वीडियोस, जैसे आपने मेरी प्रेजेंटेशंस देखी हैं, कोशिश करें कि आपकी भी इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन हो, उसमें आपने एक अच्छे थॉट और अच्छे पॉजिटिव आइडियाज के साथ वो शेयर करनी है, और फिर हम जब नेक्स्ट इंशाल्लाह सेशन का अगर हमारे पास होता है तो हम उसको जो है वो शेयर करेंगे। तो ये है हमारी आज की सेशन, ये अब हम उसका इख्तिताम करते हैं, और थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी रमज़ान के हवाले से हमारे क्या आपकी तरफ से फीडबैक है कि रमज़ान में आपकी अवेलेबिलिटी को हम जानना चाह रहे हैं कि वो किस तरह की है, क्योंकि रमज़ान के टाइमिंग्स डिफरेंट होंगे, इफ्तारी और नमाज इस वक्त आप लोगों का शाम है, वहाँ पे मेरी मॉर्निंग है, तो इसका मुझे थोड़ा सा फीडबैक कोई दे दें तो मुझे थोड़ा आइडिया हो, वरना फिर मैं अपने आइडियाज़ भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। जी, चैट में भी आप डाल सकते हैं मैसेज। After
आपका देखें नईम साहब, जो आपका 2 PM है ना, उस वक्त मैं सो रही होंगी। दैट्स द प्रॉब्लम, बिकॉज माई AM PM डिफरेंस है आपके साथ मेरा। तो ये चीज इसलिए हमें इशू है। दूसरा चीज ये है कि रमजान में खवातीन जो है हमारी, वो काफी मसरूफ होती हैं इफ्तारी और सहरी के हवाले से, और घर की मसरूफियात। फिर जो आप लोग माशाल्लाह वर्किंग वुमन है, तो उसका भी है। अच्छा, आफ्टर इफ्तार आपका क्या टाइम है? अच्छा, अक्सा मॉडल वाले कह रहे हैं कि 4 बजे का टाइम। 4 बजे का तो यही टाइम है जो आपका आज हुआ है। इस टाइम पे आपकी कोई इफ्तारी या वो मसरूफियत है या नहीं है? 11:30 मेरा टाइम। अच्छा, हमारा कह रही है रमजान इफ्तार के बाद। देखें, इफ्तार के बाद भी ना तरावी है, मर्द मस्जिदों में जा रहे हैं। मैम मैं यही कह रही थी कि अगर रमजान के बाद हम कंटिन्यू कर लें। मैं आपको इसके मैं पहले आपसे आइडियाज ले रही हूँ, उसके बाद मैं अपना बताऊंगी आपको कि हम क्या, हम मेरे माइंड में क्या है। मैम यस, तरावी सेम यही मेरा मस्त है बात, कि आप लोग के जो स्केड्यूल्स है ना वो डिफरेंट होंगे रमजान में। और नेक्स्ट वीक से रमजान है, नेक्स्ट सैटरडे को यहाँ हमारे यहाँ तो रोजा इंशाल्लाह हो जाना है 2 अप्रैल को। तो मेरा जो आपसे मैंने फीडबैक लिया है कि रमजान में देखें आप खवातीन हैं, और मेरा कंसर्न ये है कि खवातीन के जो काम है वो डिफरेंट होंगे आपके। बेशक स्कूल शायद जल्दी ऑफ हो जाए, लेकिन घर में ज़ाहिर आप खुद रोजे से भी होंगी, और आपने घर की भी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, आपके बच्चे हैं, फैमिलीज हैं। तो उस हवाले से मैं ये कह रही थी कि एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि जो सेशंस अब हों उसको हम वीडियो फॉर्मेट में बना के, उसकी वीडियोस रिकॉर्ड करके मैं गूगल क्लासरूम पे और जो है वो पोस्ट कर दूं सेशन। वो सेशन की वीडियोस आप अपने पेज पे एज एंड व्हेन, जब आप फ्री हो, अपनी कन्वीनियंस से बैठ के आपने देख ली। वो छोटी छोटी वीडियोस होंगी 2 मिनट 3 मिनट्स की। और मैंने पहले भी जो हमने कोर्सेज फैल्कन विजडम के बनाए हैं, मैंने उसमें हमने इसी तरह किया कि वो उसमें हम डाल देते हैं, तो वो अपनी कन्वीनियंस से। अगर हम रमज़ान में ये सेशन डिसकंटिन्यू रखते हैं, ऑप्शन ज़रूर है हमारे पास, लेकिन फिर वो हमारा एक जो टेम्पो है वो टूट जाता है। हम ये कर सकते हैं कि इसकी दूसरा ऑप्शन ये कि हम इसकी फ्रीक्वेंसी कम रखें, यानी एवरी सैटरडे नहीं होगी, बल्कि एक सैटरडे छोड़ के होगी, यानी फोर्टनाइटली होगी। यानी एक सैटरडे हम सेशन नहीं करेंगे, उसके अगले सैटरडे का रिकॉर्डिंग्स आपको गूगल क्लासरूम्स पे मिल जाएंगी। तो वो फ्लेक्सिबल होगा आपके लिए 100%। आप उसमें आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, आपको लिंक भी चला जाएगा आपके। और मेरी गुजारिश आप सबसे यही है कि आप गूगल क्लासरूम को जल्द से जल्द ज्वाइन करें। अगर किसी को पास उसका नहीं लिंक है तो मुझे बता दें, मैं आपको उसका कोड भी भेज दूंगी। तो आप वो ज्वाइन करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत काम आसान होगा। वहाँ सब रिसोर्सेज आपको मिलेंगी, सब कुछ मैं वहाँ पोस्ट कर दूंगी। वहाँ पे आर्टिकल्स में जो भी मेरे पास मटेरियल है, रिसोर्सेज वो होंगे, असाइनमेंट भी आपकी वहीं पोस्ट हो जाएगी। तो आपके लिए बहुत आसान होगा। उसमें आपको कोई रमज़ान में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारा सेशन भी चलता रहेगा, और फ्लेक्सिबल आवर्स के साथ आप उसको देखेंगे। आपकी प्रोग्रेस मैं मॉनिटर कर रही होंगी, और उसके ऊपर आपको अकॉर्डिंगली जो है वो ग्रेड भी असाइन हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है, आपके पास वहाँ कमेंट बॉक्स है, डिस्कशन भी है। आप गूगल क्लासरूम के ऊपर जब मैं कोई भी अनाउंसमेंट डालूंगी, जितने लोगों ने वो ज्वाइन किया हुआ है सबको वो एक साथ जो है वो मैसेज चला जाता है। इसी तरह आप लोग भी कुछ करते हैं उसमें शेयर, तो वो मेरे पास भी उसी वक्त आ जाता है। वो मेरा ख्याल में बेस्ट कनेक्शन है हमारा। जब तक हमारा फैल्कनरी के ऊपर क्लासरूम डिज़ाइन नहीं होता, हम गूगल क्लासरूम को एज ए मेन हमारा जो एवेन्यू है टू कम्युनिकेट, डिस्कस, शेयर एंड एवरीथिंग, हम उसको यूज़ करें। ड्यूरिंग रमज़ान हम इसको यूज़ करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम इसको बेहतर और बनाने के ऊपर वर्क कर रहे हैं कि इस सेशन को ज़्यादा बेहतर से बेहतर की तरफ हम लेके जाएं, और इसमें और नए चीज़ें जो हैं वो भी इंक्लूड करें।
तो सब लोग अपने अपने जो ईमेल्स हैं वो साजिद साहब को सेंड करें। जो और लोग भी शेयर करना चाहते हैं, अगर आपके कोई और सर्कल में ऐसे लोग हैं या टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनको आप समझती हैं कि इससे हेल्प होगी या जो इंटरेस्टेड होंगे, उनको भी आप ला सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो आपके स्कूल के लोग हों, कोई बाहर के भी हो सकते हैं। आप अपने फेसबुक के ग्रुप्स पे या व्हाट्सएप के अगर आपके कहीं कनेक्शंस हैं, ऐसी खवातीन या जो टीचिंग के प्रोफेशन में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इंटरेस्ट है जिनको, आप उनको भी ये चीज़ बताएं कि आप ऐसे वेबिनार्स में शिरकत करती हैं और हमारी सब रिकॉर्डिंग्स जो है वो चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो मैं सबका, आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इट वाज रियली वंडरफुल सेशन और मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। मैंने भी बहुत कुछ सीखा आप लोगों से और मैं उसको इस्तेमाल भी करती हूँ, जो मैं आप लोगों से सीखती हूँ, और उससे ज़रूर आप इस्तेमाल करें। जो आप इससे सीखें, अप्लाई करें अपनी क्लासेस में, अपने क्लासरूम्स में, अपने बच्चों के साथ। जितने भी आप लोगों के ये ईमेल्स हैं, ये व्हाट्सएप में भी इसको डाल दीजिए ताकि साजिद साहब वहाँ से जो है वो इसको लेके और गूगल क्लासरूम को एज सून एज पॉसिबल आप ज्वाइन करें। अब तक हमारे 40+ उसके अंदर स्टूडेंट्स आ गए हैं हमारे क्लासरूम में। आई वांट मोर पीपल। तो इंशाल्लाह ताला आपसे उसके हिसाब से आपको बता दिया जाएगा जो भी हमारा रमज़ान प्लान है। आई विल अपडेट यू। मैंने आपसे भी आइडियाज़ ले लिए हैं, इंशाल्लाह अकॉर्डिंगली एक फीजिबल फॉर्मेट के ऊपर हम रमज़ान में जो है वो काम करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी वर्क नहीं करता तो भी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक टू योर वर्क एंड इंशाल्लाह कीप इन टच विद मी थ्रू गूगल क्लासरूम एंड व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू। और आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।